Hi everyone, I hope you all can see me. I was trying कि मैं लाइव क्लास ले लूं बट कुछ तो टेक्निकल इशू आ गया सो मैं लाइव नहीं आ पाई। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं जस्ट ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दे रही हूँ एंड आप इसमें चेक कर लेना। सो क्विक रिविजन हो जाएगा। यहाँ पर मैं सारा क्विकली थ्योरी जो है मैं गो थ्रू कर दे रही हूँ एंड देन उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं पर्टिकुलर केसेस के। इन केस अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इफ यू आर फेसिंग एनी इशू, आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना एंड आई ट्राई टू आंसर। तो लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड बाद में सभी लोग देख लेना, बाकियों के साथ भी शेयर कर लेना इन केस अगर रह जाएगा। सो चलो लेट्स गो अहेड एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Alright, so fine. So I hope screen is visible. Now सबसे पहले हम क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं कि वेक्टर्स होता क्या है। तो इफ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स, एज ऑलरेडी नो दैट कि अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनी physical quantities in the sense whichever quantities that you can measure. So here we have is what, let's say there are various types of physical quantities. अब आपको यहाँ क्लासिफिकेशन जो है वो हमने जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में किया है उसके बेसिस पे नहीं करना है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शंस एंड द मैग्नीट्यूड। सो अगर हम सपोज उसके बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, so clearly you guys can see that we can categorize them into what, two groups. एक जो होता है आप उनको स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं एंड द सेकेंड ग्रुप वी कैन कॉल इट एज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए कोई भी डायरेक्शन जरूरी नहीं है। व्हाट इट मीन्स, that means we can measure them with just simply with the help of instrument. No need कि हम उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर करें। मेजरमेंट कैसे भी हो सकता है। तो here you can say that no direction is needed, only magnitude is required. So when I'm saying only magnitude, that means just a numerical value. तो ये आपका only magnitude. And if suppose we are going ahead with the vector quantities, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इसके लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही चाहिए। सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही रिक्वायर्ड है। अब अगर कोई भी क्वांटिटी सपोज आप मेजर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड है। हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ से स्केलर क्वांटिटीज, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या हो जाएगा? एज वी हैव द लेंथ। देखो, जब आप लेंथ बोल रहे हैं उसमें ही आपका डिस्टेंस भी आ जाता है। डिस्टेंस आपका स्केलर है बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ स्केलर, बिकॉज जब हम बोलते हैं ना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दैट इज डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, तो वहां पर हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजिशन जो होता है ऑब्जेक्ट का चेक किया जाता है। तो इनिशियल एंड फाइनल, एंड दैट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू सम शॉर्टेस्ट पाथ कवर करके जो गया है। तो डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स इज शॉर्टेस्ट पाथ शुड बी मेजर्ड, बट वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। जो सबसे छोटा पाथ लेंथ होगा, तो सबसे छोटा मतलब शॉर्टकट, शॉर्टकट के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। आप कहीं भी जाके शॉर्टकट नहीं ले सकते। तो either you are calling it as length or else you can call it as what, distance. Meaning is same and they both are, you can say that, scalar quantity. Fine. Then we can consider is mass is a scalar quantity. You all know that time को measure करने के लिए ऐसे थोड़ी है कि भाई वॉच इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, कहीं भी वॉच तुम रखो, है ना। anywhere that if we have the clock, we can measure the time. मास वेइंग मशीन एनीवेयर यू कैन प्लेस, कहीं भी आप रख सकते हैं और आराम से आप मास मेजर कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मास मेजर करना है तो आप पर्टिकुलर जगह के सेंटर में रहो या कॉर्नर में रहो, देयर इज नो इशू। आराम से आप मास मेजर कर सकते हैं। फाइन। तो जो भी इतने सारे क्वांटिटीज हैं आप बोल सकते हैं कि दे आर स्केलर। अब इसमें से कुछ एक आधी जो न्यू क्वांटिटीज आएंगी, जैसे कि एनर्जी आप लोगों ने सुना होगा।
तो एनर्जी इटसेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी. सपोज वर्क डन आता है, वर्क इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर, प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. सो लाइक दैट वी हैव द various scalar quantities for which only magnitude is required, no direction is needed. Fine. अब अगर हम सपोज कि आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो गया, जिनके लिए डायरेक्शन चाहिए. तो डायरेक्शन अभी जैसे हम लोगों ने एक देखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हियर यू कैन कंसिडर, ठीक है, ये हमारे पास में हो गया विच इज डिस्प्लेसमेंट. देन वी हैव इज डिस्प्लेसमेंट के बाद आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, टॉर्क ले सकते हैं. टॉर्क मतलब वो फोर्स होता है जिसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है. तो रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट. सो वो चीजें आप कंसिडर कर सकते हैं. देन वी हैव इज कि और क्या क्या क्वांटिटीज हो सकती हैं अपने पास में. तो फोर्स हो गया, दैट एवरीथिंग इज व्हाट, जहां भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, दैट एवरीथिंग यू कैन से दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फाइन, गो अहेड. तो ये सब चीजें हमारे एग्जांपल्स हो गए. नाउ इन डिटेल व्हाट वी हैव टू स्टडी इज जस्ट अ वेक्टर्स. अगर हम वेक्टर्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर्स अभी हमने देखा कि जहां बेसिकली डायरेक्शन की बात आती है, सिंपली यू कैन कॉल दैट एज व्हाट, वो वेक्टर हो गया, राइट. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डेफिनेटली विल कम. हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, here suppose if we are talking about the what representation of vector, so simply it starts from one point and moves in particular direction. So arrow जो है, that arrow represents the what direction of that vector. Like इसको आप अगर दो लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं. You can write it what like OA bar या फिर you can write it like OA vector. Meaning is same, either you are putting bar or else you are putting ऐसा vector वाला sign. या फिर we can represent it with a single letter. Suppose if I'm calling this as what P bar, there is no issue, we can call this as what P bar. So I mean there is no hard and fast rule that it should be represented with two alphabets or a single alphabet. Again there is no restriction on like the alphabet supposed to be capital or small. आराम से आप कोई भी notations use कर सकते हैं. तो ये आपका हो गया like the representation of vector. Now the in vector two thing comes. One is the direction, another one is the magnitude. All right. Now what does it mean? So suppose if we are talking about the what magnitude of vector. So magnitude of any vector means what? It's just a numeric value. मतलब उसका length कितना है. Like for example, if I'm considering here is my vector A, and let's say the length of the vector is say 5 centimeter. So then here I can say that the magnitude, either you can write it in words, so which is magnitude of A bar, or else we can represent it like this within the modulus sign. Modulus के अंदर आप लिख रहे हैं, that means still you are talking about the magnitude only. This is nothing but whatever is the numeric value was the value. So it's a 5 centimeter. And there is no hard and fast rule that it should be a length. I mean vector कुछ भी हो सकता है. We considered ना कि vector force हो सकता है. तब वो टाइम पे यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा. अगर आपने सपोज कि वेक्टर को आई मीन आपका जो वेक्टर है वो टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो भी वो पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेस्पेक्टिव यूनिट होगा, विद दैट वी कैन रिप्रेजेंट. बट मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा. सपोज कि अगर ये जो ए बार है हमारे फोर्स को रिप्रेजेंट करता और हम बोल देते ठीक है फोर्स जो है वो आपको 5 न्यूटन दिया है, तो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी 5 न्यूटन. तो जस्ट ओनली द न्यूमेरिक वैल्यू आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइट. फाइन. सो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड. अगेन मैग्नीट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड, ये तो हमने डायरेक्ट वैल्यू ले लिया, बट फॉर दैट वी नीड टू नो कि वेक्टर्स लिखा कैसे जाता है. तो कंपोनेंट्स एंड ऑल हमको देखने होते हैं, वो हम देखते हैं वन बाय वन. बिफोर दैट लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट दी वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं पहले, फिर वन बाय वन देन वी विल गो अहेड. एंड जो भी आप लोगों को याद है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या क्या होते हैं इन केस, तो आप लोग आई मीन डेफिनेटली कमेंट कर लेना. तो ये हो गया आपका
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो क्या क्या टाइप है लाइक, एंड ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको सीक्वेंस में याद रखना है ये पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे, जस्ट दैट कि ठीक है ऑलमोस्ट सारे टाइप्स कवर हो जाने चाहिए। देखो आप सेम टॉपिक जब मैथ्स में पढ़ते हैं तो वहां हम और भी ज्यादा टाइप्स पढ़ लेते हैं, बट सिंस वी आर स्टडिंग दिस लाइक इन फिजिक्स, तो हम थोड़ा बहुत मतलब जो हमारे लिए एटलीस्ट फॉर द फिजिक्स पर्सपेक्टिव रिक्वायर्ड नहीं है, तो वी डोंट कंसिडर दैट। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ठीक है अरे मैथ्स में तो हमने ये नहीं पढ़ा हुआ था, ये कैसे आ गया या कम रह गया। आप बहुत सारे टाइप पढ़ सकते हैं, बट हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जो आई मीन बहुत फास्ट, आई मीन यू कैन से दैट कि फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है फिजिक्स में, तो जनरली हम वो सारे टाइप्स जो होते हैं वो लिस्ट आउट कर लेते हैं, इधर इट इज फॉर नीट और जेई लाइक फॉर एनी आई मीन एग्जाम्स रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट if we are talking about let's say कोई भी वेक्टर आप ले लो, so generally we start with what null vectors। either you are calling as null vector या फिर null मतलब क्या हो जाता है जीरो, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई नल्ला नल्ला है तो नल्ला मतलब कुछ नहीं कर रहा है इसीलिए उसको नल्ला बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं मतलब जीरो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है इज जीरो। so here we can say that is what is a zero vector। so अपना जीरो वेक्टर जो आ जाएगा, कोई भी वेक्टर आपने कंसिडर कर लिया तो उसका मैग्नीट्यूड शुड बी जीरो। तो मतलब जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक स्मॉल पॉइंट कंसिडर करेंगे, राइट, तो पॉइंट है तो आप वहां पर यू कांट जस्ट फिगर आउट कि उसका आई मीन द न्यूमेरिक वैल्यू कितना, बिकॉज पॉइंट इज वेरी स्मॉल ना, बहुत छोटा है। तो आपने सपोज यहाँ पर बोल दिया दिस इज ए बार, अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ठीक है मैग्नीट्यूड तो चलो मैंने बोल दिया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज जीरो, तुम्हारा जीरो वेक्टर हो गया, बट वेक्टर कंसिस्ट of two things, one is the magnitude, another one is direction। तो here point का मतलब you can say that कि direction is not defined, the moment like it will move, तो then you can say that I mean कोई भी arbitrary direction हो सकता है, जैसे ही अगर point का थोड़ा भी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ना चालू है तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। so here you can say that some arbitrary direction, arbitrary मतलब कोई भी random या फिर आप not defined बोल सकते हैं। so here we have is what like any arbitrary direction। ये हो गया आपका नल वेक्टर। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड या एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है बिकॉज हमको अभी तो नहीं पता, पॉइंट तो बहुत छोटा है। पॉइंट जब बाहर निकले, अगर उसका मान लो कि ये पॉइंट अगर यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ठीक है उसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया, पॉइंट यहाँ आ रहा है तो डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा, यहाँ गया, बट अभी तो वी डोंट नो ना, तो अभी नहीं पता हमको, तो दैट्स वाई पॉइंट के लिए आप वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो इवन वी से दैट कि ठीक है डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड बट या the magnitude is zero। Similarly, next type of vector, if suppose we are considering कोई भी vector आप consider कर लो, let's say if we are considering is parallel vectors, तो parallel vectors अगर आपने consider कर लिया तो देखो दो चीजों पे हमेशा जो होगा वो constraint होगा, one is on magnitude, another one is on direction। If I'm saying that here is my vector A and let's say this is my vector B, let me just represent it with A bar and B bar। You can see that मैंने दोनों का length जो है वो same रखा है। So whenever I'm saying length, that means I'm talking about the magnitude, right? So let me put the numeric value so that वो confirm हो जाए कि हमने value जो है वो same लिया हुआ है। तो suppose अगर मैं इसको 5 सेंटीमीटर consider कर रही हूँ तो ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर है। So I can say that the magnitude of A bar, which is represented by mod A, is same as the what magnitude of B bar, right? So that means their magnitude is same. And what about direction? Direction is also same. So they are in the same direction. So is it necessary that for parallel vector that the magnitude has to be same? No, there is no compulsion. The magnitudes may or may not be same. Like for example, if I am considering here is another pair of vector. So this is like your first example. And let me consider the second example. If I'm calling this one as what P bar and let me call this one as what Q bar, ये आपके पास में आप देख सकते हैं दिस इज 5 सेंटीमीटर और ये आपके पास में कितना है 3 सेंटीमीटर है, कोई भी मतलब अलग सा वैल्यू ले लो आप।
अब आप देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बट दोनों का मैग्नीट्यूड्स अलग अलग है। तो जो कंस्ट्रेंट होता है पैरेलल वेक्टर पे, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, बट जो उनका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन हैज टू बी सेम, देन ओनली वी कैन कॉल सच पेयर्स एज व्हाट, पैरेलल वेक्टर्स। एंड ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अपने पास 2 ही वेक्टर होना चाहिए, आप मल्टीपल वेक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या चेक करना है कि वेक्टर का डायरेक्शन सेम है या नहीं है। तो व्हेन आई एम सेइंग सेम डायरेक्शन, दैट मींस उनके बीच में एंगल जो है 0, बिकॉज पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंड मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो क्या ऐसा है कि अगर सपोज कि सेम मैग्नीट्यूड है तो हम उसको कुछ और बोल सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है? यस, वी कैन कॉल सच वेक्टर्स एज व्हाट, इक्वल वेक्टर्स। तो चलो हम यहाँ थर्ड टाइप कंसिडर कर लेते हैं। अगर सपोज मैंने इक्वल वेक्टर्स ले लिया, तो इक्वल वेक्टर्स पे जो कंस्ट्रेंट आएगा, दैट विल बी लाइक, यू कैन से बोथ ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इट शुड बी, आई मीन इट शुड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर शुड बी डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा, दिस इज सेम डायरेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर हमने सपोज, ऑलरेडी हमने ऑल दो डायग्राम तो ड्रॉ कर ही लिया था, बट लेट्स से इफ वी आर कंसिडरिंग एनी अदर वेक्टर, ये अपने पास में ए बार हो गया, बी बार हो गया, 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर ले लिया। हाउ यू कैन राइट, तो ए बार इज इक्वल्स टू बी बार। सो व्हेन आई एम सेइंग ए बार इज इक्वल्स टू बी बार, मतलब इस तरह से हो गया कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम है, मतलब कि दे आर इक्वल वेक्टर्स, एंड इवन इनका मैग्नीट्यूड आल्सो इक्वल। सो मैग्नीट्यूड हमको पता है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉड। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स? यस, वी कैन से दैट all equal vectors are what, parallel vectors, but not all parallel vectors are equal। क्योंकि ये वाला तो हमारे पास में आप देख सकते हैं कि वेक्टर जो था ये पैरेलल था, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, ये आपका पैरेलल वेक्टर था, इसको आप इक्वल बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम था। बट वही अगर आप सेकेंड पेयर देख रहे हैं, तो ये वाले पेयर में यू कैन सी दैट कि दोनों का डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, तो इसको आप इक्वल नहीं बोल सकते हैं। द फर्स्ट वन कैन बी सेड, आई मीन दैट they are the what, equal vectors. That's why all parallels are sorry, all equals are parallel but not all parallels are equal। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से मतलब कंडीशंस आप ले सकते हैं। तो हमने पैरेलल वेक्टर कर लिया, इक्वल वेक्टर कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू दी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। So let me take the another one which is fourth। एंटी पैरेलल नाम से ही ऑल्दो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि which is like vectors should be directed in opposite direction। Yes, definitely। So जब हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो आपका अगेन कंस्ट्रेंट विल बी ऑन डायरेक्शन ओनली, देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर आ गया एंड लेट्स कंसिडर हियर इज अनदर वेक्टर। तो ये आपका सपोज ए बार हो गया एंड ये आपका बी बार हो गया। लेट्स से कि हम मैग्नीट्यूड फिलहाल सेम कंसिडर कर ले रहे हैं। इफ आई एम कंसिडरिंग द सेम मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यू गाइस कैन क्लियरली सी दैट दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट देयर डायरेक्शन इज व्हाट, ऑपोजिट, राइट। तो ये एंटी पैरेलल हो गया बिकॉज एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। एंड इस वेक्टर को हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आपका एंटी पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये O हो गया, दिस इज A, एंड ये B। OA बार एंड OB बार is again you can say anti-parallel vector because there is again 180 degree angle। Then even you can consider this like this also, that their magnitudes may or may not be same। Like for example ये A बार हो गया which is 5 centimeter, say B bar I am considering as what, just 2 centimeter। तो clearly you guys can see ये अपना first case हो गया, ये हमारा second case हो गया, and here is like third case। फर्स्ट केस में मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। सेकंड केस में मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी सेम, आप ले सकते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट दिख रहा है सेम ही, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी आपका एंटी पैरेलल हो गया।
एंड इवन लास्ट केस में आप देख सकते हैं कि देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट बट डायरेक्शन जो है डेफिनेटली अपोजिट है। तो ये सारे आपके एंटी पैरेलल के केसेस में आ गए। तो क्या इसको हम लोग आई मीन जैसे वहां हमने इक्वल बोला था तो अनइक्वल बोलेंगे? बेसिकली अनइक्वल टर्म नहीं होता है, टर्म जो है इधर वी कैन कॉल इट एज व्हाट अपोजिट वेक्टर्स या फिर नेगेटिव, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर वी कैन कंसिडर इज, दिस वाज नंबर 4, सो नाउ लेट मी टेक नंबर 5। we can call it as what, either negative vectors, यहाँ पर just a second, so negative vectors, or else same thing we can call it as what, opposite vectors। यहाँ पर आ जाता है आपका this is opposite vectors। so clearly you guys can see negative and opposite, again magnitude has to be same but direction should be what, opposite। like for example ये अपने पास p bar आ गया, यहाँ पर q bar आ गया, say 4 centimeter and this one is what, 4 centimeter। so clearly you guys can see that the magnitude of p bar is same as magnitude of q bar but their directions are opposite। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, आप इस तरह से लिख सकते हैं p bar equals to माइनस ऑफ क्यू बार, एंड ये जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट बोथ वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या इसीलिए आप देख सकते हैं हमने उसको नेगेटिव वेक्टर भी बोला है। मतलब उनका इक्वालिटी साइन तभी लगा सकते हैं कि इफ द मैग्नीट्यूड इज सेम एंड दैट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट उनका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव वेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर। Now the next type of, again हम बोल सकते हैं कि all opposite vectors are anti-parallel but not all anti-parallels are opposite because anti-parallel में तो magnitude same और अलग अलग दोनों हो सकता है। Here in this case strictly magnitude same होना ही चाहिए and direction just आपके opposite होने चाहिए। Fine? ठीक है, तो ये हो गया। Next is this was number 5 I guess, yeah। नंबर 6 हम कोप्लेनार वेक्टर देख सकते हैं। तो जब हम ऐसे कोलिनियर होता है, कोप्लेनार होता है, तो को मतलब हमेशा द मीनिंग ऑफ वर्ड को मतलब सेम। तो जिस भी चीज की आप कोलिनियर मतलब, लीनियर मतलब लाइन, तो एक लाइन में सारे हो गए। एंटी कोलिनियर मतलब उल्टे हो जाएंगे, एक ही लाइन में रहेंगे बट उल्टे हो जाएंगे, है ना। देन उसके बाद कोप्लेनार, को मतलब सेम, प्लेनार मतलब प्लेन, तो सेम प्लेन में, तो सारे वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में आ रहे हैं तो कोप्लेनार। इसी तरह से इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इफ आई एम सेइंग दिस इज माय कोप्लेनार वेक्टर, तो जितने भी मल्टीपल वेक्टर्स हैं दे शुड लाई इन द सेम प्लेन। तो व्हेन आई एम सेइंग दैट दे शुड लाई इन द सेम प्लेन, इसका मतलब क्या होता है कि समझो ये आप कंसिडर कर सकते हैं आपके घर का वॉल है ना, और आपने घर के वॉल पे जा करके किसी भी एक साइड वॉल पे ऐसे इस तरह से पेंटिंग्स बना दी, और पेंटिंग के नाम पे आप क्या कर रहे हैं, बस खाली ऐसे वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी जो लाइन होगी वो एक ही पर्टिकुलर वॉल पे आ रही है। पर्टिकुलर वॉल प्लेन दो एक्सिस को कंसिस्ट कर रही है। कौन सा दो एक्सिस, अगर सपोज मैंने ये लोअर वाला लाइन है इसको एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया और ये जो मेरा अपर वाला लाइन है ये वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि सारे वेक्टर्स कहाँ पर आ गए, दीज आर इन एक्स वाई प्लेन। तो टोटल कितने प्लेन्स होते हैं, तो जनरली अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिडर करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक्स वाई जेड एक्सिस आप ले सकते हैं एंड यू नो दैट दे आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पर मैं ट्राई करती हूँ ड्रॉ करने का। तो सपोज दिस वन इज माय एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया एंड हियर इज जेड एक्सिस। इफ एनी वेक्टर इज व्हाट प्रेजेंट इन दिस प्लेन, मतलब आपने ऐसे ऐसे कहीं भी ले लिया, ये सारे हमारे एक्स वाई प्लेन में आ गया। अगर हम इसको थोड़ा 3D ड्रॉ करने का ट्राई करें तो एक प्लेन आप देखोगे यहाँ ऐसे आ जाएगा, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, सो दिस इज योर, इट कंसिस्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दैट मीन्स ये हमारा एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे अगेन दे आर लाइंग इन अ सेम प्लेन, विच प्लेन, एक्स जेड। and if we'll try to draw another plane, the third plane, so third plane should be what look like this। तो ये आपका थर्ड प्लेन हो जाएगा, इसमें जो भी वेक्टर्स आ जाएंगे, so these all vectors are in what you can say
आपका YZ प्लेन में हो गया। सो ये हमारा कौन सा हो गया, दिस इज YZ प्लेन। ये हमारा कौन सा हो गया, दिस इज XY प्लेन। एंड ये सारे वेक्टर्स कहाँ पर आ गए, दे आर इन XZ प्लेन। एक ही प्लेन मतलब इट कंसिस्ट ऑफ एनी टू एक्सिस एट अ टाइम, तो देन वी कैन कॉल दैट एज व्हाट, प्लेन। एंड उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं, सो दे ऑल आर व्हाट, कोप्लेनार वेक्टर। देयर इज अ कंडीशन टू चेक whether given vectors are coplanar or not. If equations are given, हम box product find out करते हैं, वो हम आगे देखते हैं what does it mean, what's the meaning of box product। तो आप उसको कंपेयर कर लेंगे जीरो के साथ में, मतलब अगर जीरो आ रहा है तो देन दे आर कोप्लेनार, इफ नॉट इक्वल टू जीरो तो देन कोप्लेनार नहीं होगा। वो हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द क्रॉस, आई मीन सॉरी, बॉक्स प्रोडक्ट एंड व्हाट डज इट मीन। सो डोंट वरी, चिल। तो ये हो गया हमारा कोप्लेनार वेक्टर। सिमिलरली वी कैन गो ahead with what, कोलिनियर वेक्टर। इफ आई मिस द नंबरिंग, प्लीज अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो नंबरिंग्स आप आपके अकॉर्डिंग कर लेना। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं नंबर्स मिस ना करूं, बट स्टिल इफ इन केस तो कोई इशू नहीं है, जस्ट दैट कि हमारा कंटेंट सारा कवर होना चाहिए। सो हियर इफ आई एम कंसिडरिंग, लेट्स से दिस इज कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी सारे वेक्टर्स जो हैं एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो सारे वेक्टर्स एक लाइन में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम हो सकता है। अगर यहाँ पर आ गया, ये एक वेक्टर हो गया, सपोज दूसरा वेक्टर जो यहाँ से जा रहा है, लेट मी कॉल दिस एज ए बार, ये हमारा दूसरा बी बार हो। एक ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है सेम पॉइंट से चालू हो, बट वो एक ही लाइन में जा रहा है, तो एक ही लाइन मतलब एंगल जीरो ही बन रहा है। ये सारे हमारे कोलिनियर्स हो गए। ऑल द वेक्टर्स आर डायरेक्टेड in same direction along, you can say that straight line, so then they are collinear vectors. Similarly we can go ahead with anticollinear vectors। तो ये हमारा हो गया anticollinear। just a second guys। so anticollinear vectors, अब आप यहाँ देख सकते हैं एक वेक्टर जो है वो ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर जो है सपोज कि इस डायरेक्शन में, मतलब लाइक उनका जो आई मीन पॉइंट है इस तरह से। सो ए बार एंड बी बार काइंड ऑफ यू कैन से दे आर एंटी पैरेलल, है ना। तो एंटी, बस पैरेलल में क्या है कि आप जैसे ऊपर नीचे भी कंसिडर कर लेते हैं व्हेन यू आर सेइंग द कोलिनियर, तो मतलब स्ट्रिक्टली वो कैसे हैं कि एक ही लाइन में जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स यहाँ आप देख सकते हैं दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्रीज एंगल फॉर्म हो रहा है। सो दे आर दी व्हाट, एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। अब जो हमारे पास में हमने एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स डिस्कस नहीं किया, वो एंड में इसलिए रखा हुआ था, दैट इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बेसिकली अगर बाय डेफिनेशन हम जाएं तो वी कैन से दैट कि मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल टू 1 होता है। जिस भी वेक्टर को आपने डिक्लेयर कर दिया कि दैट दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड हैज टू बी 1, और एल्स इफ इट इज गिवन the given vector is unit vector, it means that उसका magnitude should be what, equal to 1। तो ये आपका magnitude जो होगा that will be 1। then what about direction, because vector मतलब दोनों चीजें आ जाएंगी, magnitude as well as direction। तो डायरेक्शन जो होता है, like it is directed in particular direction, because unit vector का अपना कोई magnitude नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट एक्ट्स लाइक यू नो पीए। पीए मतलब जैसे पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, कि उसके पास अपना कोई राइट नहीं है। जस्ट दैट कि ठीक है, उसका जो भी बॉस होगा उसको इतना डायरेक्ट कर देगा कि आज आपका ये मीटिंग है, इधर जाना है, ये करना है, वो करना है, बट उसका अपना कोई राइट नहीं हो जाके मीटिंग ले ले और डील डन करके आ जाए। सो इट इज नथिंग लाइक दैट। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया ये मेरे पास में ए बार है ना, ए बार मैं भी यूनिट वेक्टर नहीं बोल रही, जस्ट अ वेक्टर। तो दो चीज आनी चाहिए, एक तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, दूसरा इसका डायरेक्शन आएगा। मतलब आई कैन राइट इट लाइक दिस, ए बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, तो चलो मैं इस तरह से लिख लूंगी। अब डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय द यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप और हैट। देयर इज अ कैलकुलेशन फॉर इट, मैं बताती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो चीजें जो है किसके लिए, ए बार के लिए। तो हमने जब ए बार लिखा तो हमने उसका मैग्नीट्यूड लिया और उसका डायरेक्शन लिया। तो डायरेक्शन आया कहाँ से, ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो क्या काम कर रहा है, डायरेक्शन देने का।
किसका डायरेक्शन देने का? जिसका भी ये यूनिट वेक्टर है। तो किसका यूनिट वेक्टर है? आप यहाँ देख सकते हैं आप कौन से वेक्टर की बात कर रहे हैं। So we are talking about vector A. That means A cap is a unit vector of what? A bar. तो ये जो आपने यहाँ पर एरो जो ड्रॉ किया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस गिव्स यू द डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय द व्हाट? A cap. तो अगर हमको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हाउ वी कैन गो अहेड विद दिस? तो यूनिट वेक्टर इज व्हाट? ये देखो ना, सेम फॉर्मूला को जस्ट रीअरेंज कर लो। यूनिट वेक्टर क्या हो गया? वो जो भी वेक्टर है अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. So unit vector is basically given by the vector upon its magnitude. तो ये आपका आ जाता है completely you can say that unit vector. Calculations आगे देखते हैं बिकॉज अभी हमने वेक्टर लिखना नहीं सीखा है, तो फिर मैं जैसे ही वेक्टर लिखना हम सीख लेंगे तो फिर मैं कैलकुलेशंस इसका बता देती हूँ कि आप मैग्नीट्यूड्स कैसे करेंगे. चलो अब हम सीधा आई मीन यूनिट वेक्टर लिखने पे ही आ जाते हैं. जैसे कि अगर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस की यूनिट वेक्टर लेते हैं, like for example if I'm making x y and z axis, so ये हमारे पास में सपोज की कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गए. let's say one is your say x axis, another one is say y axis and ये हमारे पास z axis हो गया. अब आप देख सकते हैं x axis का यूनिट वेक्टर क्या होता है? I cap. y axis का यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास में? j cap. एंड जो k कैप होता है दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर ऑफ व्हाट? z एक्सिस. मतलब क्या है? ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. कहीं भी अगर आपको सपोज ऐसा कुछ दे दिया जाए 2i कैप, इसका मतलब है कि x एक्सिस पे कहीं तो कोऑर्डिनेट है जो कि 2 है. कैसे पता चला x एक्सिस पे है? क्योंकि 2 के साथ में i कैप लिखा था. और तो क्या ये पॉजिटिव x एक्सिस पे है कि नेगेटिव x एक्सिस पे? आपको कहीं नेगेटिव नंबर दिख रहा है? नहीं. तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव x एक्सिस की हम बात कर रहे हैं. समवेयर ऑन पॉजिटिव x एक्सिस कोई तो कोऑर्डिनेट होगा कि जो वैल्यू है जो है वो 2 है. अगर यही सपोज कि -2i कैप दे दिया जाए, आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं विच इज 2 into -i कैप. तो whenever -i cap comes, इसका मतलब है कि we are talking about the negative x axis. तो नेगेटिव x एक्सिस जब होगा तो देखो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये आप यहाँ देख सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड. तो ये हमारा नेगेटिव x डायरेक्शन हो जाएगा. सिमिलरली क्या हम नेगेटिव y को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, वी कैन इवन रिप्रेजेंट दी व्हाट? नेगेटिव z डायरेक्शन. अब हम जब इनके यूनिट वेक्टर्स कंसिडर करेंगे, so you can say that ये हमारा minus k cap because it is going along the negative z direction. ये जो होगा ये हमारा minus j cap होगा as it is directing towards negative y direction, and this represents the what? Negative x direction. So we can write this one as what? Minus I cap. I hope it is clear to you all. तो कहीं भी अगर हमको इस तरह से कुछ भी नहीं मिल जाए, like if anything is given as 2j cap, तो मतलब along positive y direction, somewhere y axis पे 2 जो होगा वो कोऑर्डिनेट है. जैसे -3 यू कैन से दैट j cap, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट जो है 3 तो आपको मिल जाएगा बट कहाँ? ऑन नेगेटिव x डायरेक्शन. सिमिलरली अगर आपने सपोज कि 4k cap लिख लिया प्लस k cap, मतलब समवेयर अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन. ऐसे ही आपने सपोज कि -5k cap लिख लिया नेगेटिव, दैट मीन्स अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन. आई होप यूनिट वेक्टर समझ में आ गया. तो यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम बार नहीं लगाते वहां पर, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं. इसको इधर वी कैन कॉल इट एज हैट और वी कैन कॉल इट एज कैप. पर्सनली आई प्रेफर कैप. आपकी मर्जी, आप दोनों भी यूज कर, मतलब दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं एट अ टाइम. तो अगर सपोज इफ आई एम सेइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, दे आर द यूनिट वेक्टर्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट वेक्टर सेज दैट कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1. तो दैट मीन्स इट शुड बी 1. तो क्या जे कैप का भी 1 होगा? डेफिनेटली 1 होगा. के कैप का? यस, इट विल बी 1. तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबका मैग्नीट्यूड 1 हो गया. आई जे के हैं क्या? सो आई जे के इज ये आई कैप आपका हो गया यूनिट वेक्टर, you can say of x axis and that to positive x हम कंसिडर कर रहे हैं. माइनस आई कैप होगा तो नेगेटिव x हो जाएगा. j कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस हो गया. सिमिलरली इफ आई एम कंसिडरिंग से k कैप, तो मेरा k कैप क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर ऑफ व्हाट? z एक्सिस.
ये आपका हो गया लाइक ऑल 3 आई मीन यूनिट वेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, नेगेटिव इसके साथ में, तो नेगेटिव वाले भी कंसिडर करोगे तो भी उनका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, जस्ट वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। फाइन, ठीक है, सो ये चीजें हो गई। अब चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जैसे एकाद है टाइप, उसमें आ जाता है नंबरिंग्स, क्या था 7 8 कुछ तो था, 8 था, ठीक है। सो अगर मिस हुआ रहेगा तो आप लोग कर लेना, मैं यहाँ पे फिलहाल अब नंबर्स में नहीं डाल रही हूँ बिकॉज जनरली मिस हो जाता है नंबर्स। सो जो भी इसके आगे का नंबर होगा आप उसी में टाइप में कर लेना। तो लेट्स से इफ आई एम कंसिडरिंग से पोलार वेक्टर्स, तो पोलार वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल्दो ये हम नीट के लिए तो जनरली नहीं यूज करते हैं, बट फॉर आई मीन जेई के लिए जो होता है आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं, तो एटलीस्ट यू गाइस शुड नो, इवन नीट स्टूडेंट्स, बहुत रेयरली है कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जहाँ यूज होगा, अदरवाइज ऐसा होता है कि 99% ऑफ टाइम आई मीन फॉर अ नीट फिजिक्स वी डोंट हैव टू यूज द पोलर वेक्टर्स। तो देखो पोलर वेक्टर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे इनिशियल पॉइंट आपने सपोज के कंसिडर कर लिया, ये कोई भी आपने इनिशियल पॉइंट कंसिडर किया एंड इट इज लाइक कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे इस तरह से आप कह सकते हो कि चेंज हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इज माय इनिशियल वेक्टर एंड ये एक पॉइंट P है एंड ये यहाँ पर Q है, तो यू कैन से दैट कि P to Q दैट मीन्स दो अलग अलग पोजीशंस हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय से A बार, अगर हमने यहाँ पर ले लिया A bar is the mean the vector and let's say this gives you the displacement, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो पोलार अलग अलग जैसे कोऑर्डिनेट्स भी हो जाते हैं, हम थीटा के टर्म में ले लेते हैं, देन उसके बाद आप जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस हम कंसिडर करते हैं ना, तो ये तुम्हारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उसी तरह से हमारे पोलार कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं, तुम्हारा थीटा आ जाता है, फाई आ जाता है। तो ऑल्दो अभी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नहीं जा रहे तो हम उसको उतना डिटेल में नहीं करेंगे, पर आप ये कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कि एंगुलर फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो आपका ये पोलार वेक्टर्स हो गया। एग्जाम्पल्स लेंगे तो उसमें फिर हम अच्छे से कर लेते हैं, सो डोंट वरी। नाउ अगर इसमें सपोज कि हम और एक कर लेते हैं विच इज एक्सियल वेक्टर, तो व्हाट डज इट मीन, एक्सियल वेक्टर अगर हम कंसिडर करें, मतलब नाम सुन के लग रहा है कि जैसे आप पर्टिकुलर समथिंग हम एक्सिस के बारे में बात करें, तो एक्सिस मतलब हम यहाँ एक्स वाई जेड एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि समझो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हम्म, फाइन, सो लेट्स नॉट कंसिडर द सर्कुलर मोशन, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन कंसिडर करते हैं, बिकॉज जब हम सर्कुलर मोशन कंसिडर करें तो वहाँ कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं है कि उसके अबाउट ही सर्कल आई मीन जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, बट द मोमेंट जब हम रोटेशन बोलते हैं तो वहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो फिक्स्ड होना चाहिए। तो अब वो एक्सिस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से आपने सपोज कि ये एक्सिस कंसिडर कर लिया और पार्टिकल अगर यहाँ पर है, तो लेट्स से जो पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो हम उसको रेडियस भी बोल सकते हैं, या आप यहाँ बोल सकते हैं कि अपना रेडियस हो गया। डायरेक्शन ऑफ मोशन लेट्स से हम एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा लाइक रोटेशन का डायरेक्शन। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स दी व्हाट, एक्सिस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सिस है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज मतलब यू कैन यूज योर राइट हैंड थंब रूल, जैसे राइट हैंड थंब रूल आप लोगों ने पढ़ा था 10th में, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट से रिलेटेड। यहाँ पर हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेदर योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एल्स इन क्लॉकवाइज, एंड प्लीज यूज योर राइट हैंड, है ना, फॉर राइट हैंड रूल, बिकॉज बाय एनी चांस अगर आप लेफ्ट हैंड यूज करके राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, you will go wrong. So make sure that you're using your right hand only to apply the right hand thumb rule. So see, as you can see on the screen, यहाँ पर जो है हमने clockwise लिया है, तो अगर आप आपके 4 fingers को clockwise turn करेंगे, you can see the thumb should point out in downward direction. Sorry, ये हमने anti clockwise लिया, my bad. हमने anti clockwise लिया है, तो thumb should point out in what upward direction. तो आप देख सकते हैं कि ये हमको जो आ रहा है, ये एक्सिस आ रहा है सर्टेन। वहीं अगर दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, and there if I'm considering the object is moving in what, let's say clockwise direction, your thumb will point out in what, downward direction, ऐसे। तो ये जो थंब हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरली जब हम आई मीन सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशन मोशन कंसिडर करते हैं, तो वहाँ डायरेक्शंस जो होता है, आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है, तो इस तरह से फाइंड किया जाता है। तो ये भी क्या है, डायरेक्शन ही दे रहा है ना, डायरेक्शन अबाउट एक्सिस दे रहा है ना, आप देख सकते हैं कि अपवर्ड आ रहा है, लॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल देम एज व्हाट, एक्सियल वेक्टर्स। तो ये हमारा इस बार एक्सिस हो जाएगा, ये यहाँ आप कह सकते हो कि रेडियस हो गया। तो सपोज अगर पार्टिकल कहीं से कहीं पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेट्स से इनिशियल पोजीशन अगर यहाँ पर था एंड फाइनल पोजीशन से यहाँ आ गया, यू कैन सी दैट कि ये यहाँ से यहाँ जाके कुछ एंगल ट्रेवल किया उसने, छोटा एंगल है तो हम डी थीटा कंसिडर कर लेते हैं, एंड एंगल यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो दैट मीन्स अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलना है, इफ आई मीन टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट इन फॉर्म ऑफ एंगल, तो ये जो आपका इनिशियल पोजीशन था, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, तो कितना एंगल कवर किया, तो क्लियर कट आप देख सकते हैं, ये जो आया है ये एंगल हो गया आपका। तो फाइनली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट वी कैन रिप्रेजेंट विद डी थीटा, तो वैल्यू हो गया, पर वेक्टर फॉर्म में है तो बार लगाना है। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन या रोटेशन परफॉर्म करता है तो वहाँ वेलोसिटी भी आता है, और वो कहाँ से पता चलता है, ये जो हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया था ना, तो जो डायरेक्शन है वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दे रहा है, वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये जो थंब है वो आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, जो कि हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेम ऑफ द सिंबल इज ओमेगा। तो यहाँ पर हमारा एंगुलर वेलोसिटी अगर हम देखें, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज ओमेगा बार। तो ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन एंड ऑल, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो ये सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट हम एक्सियल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, तो एक्सियल मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ये जो एक्सिस आ रही है, दिस गिव्स यू दी वर्ड डायरेक्शन, किसका, certain quantity का along the axis either positive or negative, so we are calling it as what, axial vectors। ध्यान इतना ही रखना है, बाकी इससे ज्यादा कुछ फिलहाल के लिए तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो चिल, डोंट वरी। सो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब नाउ लेट्स गो अहेड विथ कि अगर सपोज हम वेक्टर्स को लिखना सीखते हैं, तो वेक्टर्स जैसे हम लिख रहे हैं, तो पहले हम रेजोल्यूशन, आपके लॉज आ जाते हैं बेसिकली, जो लॉज ऑफ एडिशन, तो पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। सो इफ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन, अगर वेक्टर्स डायरेक्टली जो है वो सेम डायरेक्शन में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका एक वेक्टर ऐसे है, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, से कोई भी हमने डायरेक्शन को डिफाइन कर लिया, ये यहाँ पर ऐसे आ गया, एंड से दूसरा वेक्टर जो है हमारा इस तरह से ऐसे आ गया। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, कोई इशू नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो या अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जस्ट ये ए बार ले लिया, सपोज दूसरा वेक्टर हमारा जो आ गया इस बी बार, ये आ गया आपका ए बार और यहाँ पर आ गया बी बार, दोनों सेम डायरेक्शन में है,
तो इनका जो रिजल्ट आ जाएगा आपका, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर मान लो कि इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर था, इसका 4 सेंटीमीटर था, तो दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट को मैं आर से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। I can say that therefore that r bar is nothing but is equals to a bar plus b bar। मैग्नीट्यूड भी डायरेक्ट ऐड हो जा रहा है, डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा। इसका मतलब क्या है पता है, एक टेबल है, हम दो लोग मिलके सपोज कि अगर उसको पुश करने का ट्राई करें, तो आपको पता है कि टेबल आगे ही मूव करेगा, और दो लोग साथ में मिलके उसको पुश करें तो मतलब दोनों का फोर्स लग रहा है, तो जल्दी से फटाफट मूव हो जाएगा। अब वही सपोज कि कोई एक ही जन मूव करे, तो मूव तो करेगा ही, बट वो उतना इफेक्टिवली उतना ज्यादा नहीं मूव कर पाएगा। तो ये यहाँ पर उस तरह से हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया तो हम कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग इज दैट कि इवन अगर हमने सपोज कि अपोजिट ले लिया, तो भी पता है कि आई मीन सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन में हम देख लेते हैं। दूसरा, इसके अलावा और एडिशन में क्या कर सकते हैं, तो अब अपने पास में आ जाता है विच इज ट्रायंगल लॉ। सो ये हमारे पास में आ गया इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। होता क्या है ट्रायंगल लॉ, तो बेसिकली हम इसको टेल टू हेड भी बोलते हैं, टेल टू हेड मेथड। आई टेल यू व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेल टू हेड। सो देखो, सपोज कि अगर अब इसके लिए यहाँ पर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। तो वेक्टर शुड बी अरेंज इन ऑर्डर। द मोमेंट आई एम यूजिंग द वर्ड ऑर्डर, तो मतलब क्या है कि इधर दे शुड बी अरेंज्ड इन व्हाट क्लॉकवाइज सेंस और इन एंटी क्लॉकवाइज, कहीं भी आप कर सकते हो, बट एट अ टाइम लाइक ओनली वन। अगर मैं ये फर्स्ट वेक्टर में कंसिडर कर रही हूँ ए बार, यू कैन सी दैट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, या हम इसको टेल बोल सकते हैं। हियर इज द फाइनल पोजीशन। तो जहां मेरा फर्स्ट वेक्टर खत्म हो रहा है, सेकंड वेक्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। तो आई कैन से दैट कि मेरा जो सेकंड वेक्टर होगा से यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। तो ये बी बार हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड इट शुड एंड अप टू द व्हाट हेड ऑफ द second vector। That's why you can see that we are calling it as what, tail to head method। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेकेंड, तो here it is starting from the what, tail of first, and end कहाँ पर हो रहा है, head of second vector। तो that means ये a बार b बार हो गया। अगर आपने r बार लिख लिया, तो वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन says that this r bar is nothing but is equals to a bar plus b बार हो गया, राइट। तो ये चीजें होती हैं। इसी का अगर हमको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है, तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के लिए आप देखो यहाँ पर एक और हम दूसरा भी कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। तो सेकेंड लॉ इज व्हाट, विच इज पैरेललोग्राम लॉ। तो ये आपका आ गया पैरेललोग्राम लॉ। नाउ व्हाट डज इट मीन, अगर सपोज हमने पैरेललोग्राम कंसिडर कर लिया, लेट्स से यहाँ से ये तो ट्रायंगल बन गया, आई मीन रेक्टेंगल बन गया। तो मैं ट्राई करती हूँ, तो नॉट बैड। ठीक है, ये अगर अपने पास में पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके दो एडजेसेंट साइड्स कोई भी दो कंसिडर कर लो। तो अगर मैंने सपोज कि ये और ये कंसिडर कर लिया कि ये दोनों मेरे एडजेसेंट साइड्स हैं, इफ दे रिप्रेजेंट दी टू वेक्टर्स, ठीक है, तो अगर मैं इसको ए बार ले लिया मैंने, ये मेरा बी बार हो गया। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा that will be given by the diagonal। which diagonal, there are two diagonals, तो जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा, so whichever diagonal is starting from the what same point, मतलब ये हो गया हमारा r बार। तो I can say that which is r bar is nothing but is equals to a bar plus b बार आ जाएगा। क्लियर है, अगेन r bar is nothing but is equals to a bar plus b बार, राइट।
मैं यहाँ पर रख लेती हूँ बिकॉज आई नीड सम स्पेस। वन सेकेंड। ठीक है। नाउ अब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए तो छोटा सा जस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। इट्स लाइक यू एक्सटेंड दिस एंड यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। तो इफ आई एम कंसिडरिंग द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट सपोज थीटा, ठीक है, एंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए इज अल्फा। ध्यान रखना, अल्फा इज एंगल बिटवीन आर एंड ए बार, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी बार। अगर ये थीटा है तो मेरा बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा, एंड इफ दिस वन इज बी बार तो ये भी बी बार होगा बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर व्हाट इक्वल। तो ठीक है, इसका नेमिंग कर दो ओ सी टी क्यू पी। आई एम अवॉइडिंग दैट ए एंड बी यूज करना बिकॉज ऑलरेडी हमने उसको वेक्टर्स के लिए यूज कर लिया। तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू इज, इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आपने कंसिडर कर लिया, या फिर इवन आप साइन थीटा कॉस थीटा यूज करना है बिकॉज आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है ना। तो आर जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर बार इज नथिंग बट, अगर सपोज हमने बड़ा ट्रायंगल ले लिया तो इससे पहले हम स्मॉलर ट्रायंगल लेते हैं विच इज ट्रायंगल सी डी क्यू और ये 90 डिग्री है ना। इसमें आप मुझे साइन थीटा बता सकते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन इज व्हाट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो थीटा का अपोजिट साइड ये आ जाएगा which is CD by adjacent, not the adjacent, sorry, hypotenuse. Hypotenuse, that means magnitude of B bar. Simply you can write it as B. There is no problem. आप CD by B लिख सकते हैं. Make sure that you have to write the magnitude not in vector form. So CD is equals to क्या हो जाएगा, B sin theta हो जाएगा. And similarly we can go ahead with cos theta. तो cos theta हमारा क्या हो जाएगा, cos theta is adjacent by hypotenuse. तो cos theta हमारा adjacent by hypotenuse, तो थीटा का adjacent क्या होगा, आई थिंक यहाँ मैंने रॉन्ग लिख दिया है, दिस शुड बी अपोजिट साइड क्या था, वॉज डी क्यू, क्यू डी या डी क्यू हम बोल सकते हैं। तो दिस इज डी क्यू और ये हमारा डी क्यू हो गया और ये हो जाएगा मेरा डी क्यू। अब थीटा का एडजेसेंट इज सी डी, तो सी डी बाई क्या होगा, हाइपोटेनियस विच इज बी, so therefore you can say that CD is nothing but is equals to B cos theta। ये आप यहाँ क्लियर कर देख सकते हैं, ये हमको मिल गया, राइट। नाउ इज दैट कि हमको वैल्यूज चाहिए, तो अगर हम सपोज यहाँ पर जो बिगर ट्रायंगल है, दैट इन बिगर ट्रायंगल मतलब क्या हो गया आपका, विच इज ट्रायंगल ओ डी क्यू में जाते हैं, you can say that you can write which is OQ square is equals to what, OD square plus DQ square। अब OD को we can write as what, OC plus CD, so this is your sorry OC plus CD the whole square। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, DQ square आ गया, एंड यू कैन डू द एक्सपांशंस एंड देन उसके बाद में आप साथ में लेके उसको ऐड कर सकते हैं। तो देखो अगर हम एक्सपांशंस करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स ओ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ सी इंटू सी डी प्लस क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस यहाँ पर डी क्यू स्क्वायर। अगर आप ये दोनों को देखो विच इज इन दिस डायग्राम, सॉरी, दिस सी डी स्क्वायर, सॉरी, CD square and DQ square can be written as what, इसको हम लिख सकते हैं which is your CQ square या QC square, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है ना, तो इसको अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आपका पार्ट ऐसे ही रहेगा, OC square plus 2OC CD and this can be written as what, क्या था आपके पास में, this was CQ square। तो आप सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी आपको पता है, तो आपके पास में सारी चीजें हैं। इसको देखो, ओ क्यू हमारा आर है तो आर स्क्वायर हो गया, ये हमारा ए है, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए,
और सी डी देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, तो सी डी हमारा जो है दैट रिप्रेजेंट्स बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा आ गया, प्लस ये आपका जो है दिस इज बी स्क्वायर। तो अगर हमको आर लिखना है तो दो वी कैन से दैट आर इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू विद इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड आ गया किसका, रिजल्टेंट का। so this represents the what, it is the magnitude of resultant। सिमिलरली अगर हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, सो डायरेक्शन इफ वी आर कंसिडरिंग डायरेक्शन, अगेन आप बिगर ट्रायंगल ही कंसिडर करते हैं, बट देयर यू नीड टू कंसिडर एज व्हाट, tan अल्फा। तो tan अल्फा, tan क्या होता है, इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आप देख लो अपोजिट साइड क्या है, आई थिंक इट वाज ये देखो अल्फा का अपोजिट साइड यहाँ आ गया विच इज डी क्यू बाय ओ डी आएगा, डी क्यू बाय ओ डी। बट हमको पता है ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू तो आप ऐसे ही रहने दो, एंड ये आपका हो जाएगा विच इज योर ओ सी प्लस सी डी। सारी चीजें हमने निकाली हुई हैं ऊपर, जस्ट उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो डी क्यू को आप बी साइन थीटा लिख सकते हैं, एंड ये आपका ओ सी तो ए रहेगा, और यह हो गया आपका बी कॉस थीटा। तो बेसिकली दिस tan अल्फा रिप्रेजेंट्स दी व्हाट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ में एज लाइक यू नो अल्फा का वैल्यू इतना है, तो देखो ये ऐसे जा रहा है, अल्फा बढ़ गया तो अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अल्फा और बढ़ गया तो और डायरेक्शन चेंज, अल्फा कम हो गया तो देखो तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये आपका आ गया दिस वैल्यू, आई मीन यहाँ पर एवरीथिंग एज ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, तो हमने जस्ट उसको क्विकली सब्स्टिट्यूट किया, नथिंग एल्स वी हैव डन। ठीक है, सो नाउ आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो आपको अगर पैरेललोग्राम यूज करना है, उसका जो है मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है या डायरेक्शन, या फिर ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं, बिकॉज बेसिकली पैरेललोग्राम में ट्रायंगल लॉ यूज हो ही रहा है, तो आपका फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए दो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, एक ही फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दूसरा आपका जो है ये आपका tan अल्फा विच गिव्स यू द डायरेक्शन पार्ट। अब उसके बाद में ठीक है, ये चीजें हो गई। नाउ कम्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी सिंपली यू कैन से दैट कि जैसे अगर हमारे पास में कोई भी एक वेक्टर है, आप उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स में मतलब डिवाइड कर दिए। समझो ना कि आपके पास में 100 रुपीज़ है, आप 100 को 50-50 में डिवाइड कर दो, 100 को 30-20 में डिवाइड कर दो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि दो ही पार्ट में करना है। आप जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म में देखें तो मैक्सिमम हम 3 में कर सकते हैं, या फिर आप 2 में कर दो, या पूरा पूरा रख लिया तो वो एक ही रहेगा आपका। तो जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करें वही रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उसी को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने 50 को दो 100 को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो फर्स्ट कंपोनेंट इज 50, सेकंड कंपोनेंट इज 50। तीन पार्ट में कर दिया, तीन पार्ट में मतलब एक 50 रख लिया, एक 40 रख लिया, एक 10। तो फर्स्ट कंपोनेंट समझो 50 हो गया, सेकंड कंपोनेंट इज 40, थर्ड कंपोनेंट इज 10। तो वही हो गया, इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो अब देखो जैसे हम यहाँ एक्सेस के अबाउट हम बोलते हैं, तो जनरली वी से दैट एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, थर्ड वन होगा तो जो होगा वो आपका जेड कंपोनेंट हो जाएगा। एज ऑफ नाउ आई एम कंसिडरिंग जस्ट फिलहाल इन प्लेन, तो प्लेन मतलब दो ही कंपोनेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, बाद में हम इन जनरल इक्वेशन लिख लेंगे 3D के लिए। इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, एंड लेट्स से वेक्टर इज सिचुएटेड इन एक्स वाई प्लेन। आप इसको कुछ भी कंसिडर कर लो, सपोज आर बार ले लिया हमने वेक्टर, ये ओरिजिन हो गया आपका। आर बार जो है आप देख सकते हैं लेट्स से एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लिया, ये आपका ऐसे, सो नाउ यू नो यू विल गेट द टू कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक आपका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा,
एंड दूसरा आपका क्या मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट सपोज मैंने अगर यहाँ P ले लिया और जो आर बार है वो पोजीशन वेक्टर भी आप बोल सकते हैं, किसका पोजीशन, P का पोजीशन दिखा रहा है, कहाँ से, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आप देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर जा रहा है, P को बता रहा है, देखो P वहां पर है ना। हमको कोई पूछता है कि सो एंड सो पर्सन कहाँ है, तो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो ये जो हम पॉइंट आउट करते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे से, मतलब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, और कहाँ, जहाँ भी वो पर्सन जो है वो लोकेटेड है, आप उस तरफ दिखा रहे हो। तो वैसे यहाँ पॉइंट P कहाँ है, तो पॉइंट P आर बार रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर बार इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। तो अगर हमने इसको सपोज की वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, विच इज आर बार इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बहुत सारी जगह पर ऐसा भी लिखा जाएगा, लाइक क्योंकि हम आर के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसको आर का ही एक्स कंपोनेंट बोल देते हैं, तो आर एक्स हमने बोल दिया। और ये अगर आपने इसको सपोज आर वाई बोल दिया, अब आप वो नोटेशन पर डिपेंड करता है हम क्या बोल रहे हैं। तो सेम चीज कैन बी रिटर्न एज, लाइक अगर हमको आर एक्स आर वाई में लिखना है, तो आर एक्स आई कैप आर एक्स मतलब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ आर प्लस आर वाई। तो ये जो कंपोनेंट है मतलब पता है क्या है, वो जो आपका कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। क्योंकि देखो अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग क्या होगा, ये 0 हो गया, सपोज ये 1 हो गया, ये सपोज 2 हो गया, फिर आर वाई क्या है, 2 है ना। मैं यहाँ से नंबरिंग कर लूँ 1 और सपोज ये 2 ले लिया, तो मेरा आर एक्स कितना है, 2 है। इट कैन बी 3 ऑल्सो, मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। तो ये आर एक्स आर वाई जो है कोऑर्डिनेट्स है, कौन से कोऑर्डिनेट है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो पता कैसे चलेगा एक्स एंड वाई, अब देखो ना, आई कैप क्या है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। जे कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ व्हाट, जे कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस। पता चली गया ना भाई, अगर एक्स और वाई के साथ में है तो उसका जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट जो होता है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर। तो ये जो होता है ये हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। अगर ये हमने 2D में लिखा हुआ है, 2D हमारा एक्स वाई एक्सिस है। सिमिलरली अगर हमको 3D में लिखना है, मतलब तीनों ही डायमेंशन, 3 डायमेंशंस, तो आर बार तीनों फिर आ जाएगा। तो दैट मीन्स आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। या फिर हम इसको लिख सकते हैं विच इज आर बार इज, अगर एक्स वाई के टर्म में लिखना है आपको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मीनिंग इज सेम, just only we have represented with different notations, that's it। ठीक है, अब इनका जो मैग्नीट्यूड निकालना है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमको इसके लिए फाइंड आउट करना है, 2D के लिए हम ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला सेज दैट मैग्नीट्यूड का योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। तो मेरा ए और बी क्या है, ए मेरा आर एक्स है, आर एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है, आर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, दैट मीन्स आर एक्स इंटू आर वाई इंटू कॉस थीटा, है ना। आप देखो आर एक्स और आर वाई के बीच में एंगल कितना है, आप देख सकते हैं ये आर एक्स और आर वाई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, बिकॉज आर वाई जो है वाई डायरेक्शन में, आर एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में है। तो अगर एंगल 90 है तो कॉस 90 कितना होता है, 0। दैट मीन्स ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज टोटली 0, ये टर्म तो 0 चला गया हमारा। अब अपने पास में बचेगा क्या, तो सिंपली ये जो आपने मॉड्यूलस ऑफ आर बार लिखा है उसको जस्ट आप आर लिख सकते हैं। इट इज सिंपली योर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो सिर्फ याद ये रखना, अगर प्लेन की बात करते हैं तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज प्लेन मतलब क्या हो गया, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, और हमको पता है कि तीनों एक्सिस हमेशा एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो एंगल तो 90 होना ही है। तो एंगल 90 है तो cos 90 0 ही हो जाएगा। तो जिसका भी होगा आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों के लिए अगर आप 3D के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, 3D का जो मैग्नीट्यूड होगा, सो देन इट शुड बी व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ i क्या है, rx है। कोएफिशिएंट ऑफ j क्या है, ry है। कोएफिशिएंट ऑफ k क्या है, ये है आपका rz हो गया। तो दिस इज योर 3D में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। डायरेक्शन के लिए ध्यान रखना है गाइस, डायरेक्शन जो है हम एट अ टाइम प्लेन में ही कंसिडर करके निकाल सकते हैं, मतलब तीनों एक साथ करके आप डायरेक्शन नहीं बता सकते। मतलब आप विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स वाई बता सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई जेड बता सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जेड बता सकते हो, तो मतलब प्लेन ही कंसिडर करना होता है। सपोज अगर मैंने एक्स वाई ले लिया, तो फॉर्मूला अगर आपको देखना है कि प्रीवियस वाली जैसा ही है या जो नया फॉर्मूला होता है अलग है, तो देखो प्रीवियस फॉर्मूला क्या था आपके पास में, इट वाज tan अल्फा। फॉर्मूला दिया था आपको b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा था, है ना। अब हम हमारी सिचुएशन के हिसाब से इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो मैंने अल्फा की जगह हमारा हमने थीटा कंसीडर किया, बिकॉज आप देख सकते हैं अपना जो रिजल्टेंट है वो क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ थीटा ले लिया हम लोगों ने। और ये आपको रखना है तो tan अल्फा रख सकते हैं, बट एक्चुअल में हम नोटेशन ऐसे यूज कर रहे हैं। तो और ये जो थीटा था दिस वाज एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब ये मेरा बी जो हो जाएगा मैं आर वाई ले रही हूँ, तो आर वाई एंड व्हाट इज एंगल बिटवीन आर एक्स एंड आर वाई 90 है, तो मतलब ये मेरा साइन 90 हो गया अपॉन ए इज आर एक्स, तो ये अपना आर एक्स हो गया प्लस b sin थीटा दैट मीन्स b cos थीटा दैट मीन्स आर वाई cos 90। हमको पता है cos 90 0 हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा। कैन वी से दैट सिंपली tan थीटा इज नथिंग बट आर वाई बाय आर एक्स। तो तुमको अब ये जो ऊपर वाला हमने फॉर्मूला लिखा है ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको वेक्टर के फॉर्म में दे दिया है दो, आप सिंपली y कॉम्पोनेंट बाय x कॉम्पोनेंट ले लो और आपको मिल जाएगा आराम से। मतलब ये यूज करने की इतने बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आप करोगे तो रॉन्ग नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसी फॉर्मूला से ही हमको ये मिला हुआ है। जस्ट वो आपको बताने के लिए था कि दो फॉर्मूलेज अलग अलग नहीं है, यहाँ आपने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं क्योंकि एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो एक्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसीलिए हमको डायरेक्ट y बाय एक्स ही बच जाता है। बट अगर ऐसा नहीं है, दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, तब हमको फिर ये चीजें मतलब ये जो हमारा स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला था उसको यूज करना पड़ता है। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। ये हमारा रेजोल्यूशन हो गया। तो रेजोल्यूशन जैसे ही हमने लिखा, तो कोई भी वेक्टर अगर मैं एग्जांपल लिख लूं, तो सपोज कि अगर मुझे पॉइंट ए दे दिया है एंड उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट सपोज कि आपको दे दिए हैं 3,4,2, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, इट कैन बी रिटन एज विच इज ए बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, क्योंकि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स थे तो इसीलिए एक्स का एक्स के साथ गया, वाई का जे के साथ गया एंड जेड का के साथ। अब मान लो कि अगर सपोज कि दूसरा कुछ ऐसा दे दिया है विच इज p इज गिवन एज से 2 -1 -2, तब आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो p बार क्या होगा, इट इज 2i कैप बिकॉज पॉजिटिव है, ये आपका -1 इंटू जे कैप, तो -1 इंटू जे कितना हो जाएगा, -j कैप हो गया -2k कैप। तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसी का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आपको देखो मैंने ऊपर दे दिया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ सो एंड सो, तो हमारा वेक्टर अपॉन जैसे यूनिट वेक्टर के लिए भी लिखा था, मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है, तो किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, लेट्स से अगर मैंने ये p वाला ले लिया है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ p बार दैट मींस आई कैन राइट इट लाइक दिस, या मैं सिंपली जस्ट p लिख दिया, बार नहीं लगाया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज मैग्नीट्यूड ओनली। So here coefficient of I का square, what's the coefficient of I? It is 2, that means 2 square plus coefficient of J square, nothing is there, that means -1. Make sure that guys in this formula in between always there is a plus sign, your coefficients may be negative may not be negative, that means वो positive negative हो सकता है, तो अगर negative है तो आप negative के साथ consider करो, यहाँ हम 1 कंसिडर करके बाहर माइनस नहीं लगाएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, बाहर आपका प्लस ही होता है, आपका कोएफिशिएंट माइनस है, यू नो दैट नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के क्या है अपने पास में -2, तो दिस इज -2 का स्क्वायर, तो मतलब फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो 2 2 जा आई मीन 4 4 4 8 8 और 1 9 and then your answer should be 3 if I have done the correct calculation। अगर इन केस कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो आप लोग प्लीज चेक कर लेना। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब वैसे ही अगर जैसे हम लोग तो सेम चीज, चलो इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो अगर हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड दैट मीन समझो कि पी कैप जो है वो पी बार का यूनिट वेक्टर है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे,
पी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार। तो पी बार मतलब जो वेक्टर लिखा था हमने वो क्या था अपने पास, ये रहा वेक्टर, विच इज 2i कैप माइनस जे कैप, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड आपने देखो निकाला है, कितना निकाला है, 3 निकाला है। ये आप देख सकते हैं ना, ये मैग्नीट्यूड ही निकाला हुआ है, ये आ गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर। तो कभी भी पूछ लिया जाए कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पी बार, कहने का मतलब आपको क्या निकालना है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, बिकॉज यूनिट वेक्टर विल गिव यू दी व्हाट, डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ p bar. I hope it is clear. Yeah, sometimes question is asked that you have to check whether given vector is unit vector. आप उसका मैग्नीट्यूड देख लो कि 1 आ रहा है क्या, अगर 1 आ रहा है तो दैट मीन्स इट विल बी यूनिट वेक्टर। चलो हम इसी को क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमने डिक्लेयर तो कर दिया कि ये यूनिट वेक्टर है, या सच में इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है क्या। तो लेट्स से अगर अब इस बार हम मैग्नीट्यूड किसका निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर का। मेक श्योर दैट वी आर नॉट फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर ऑफ बार, ये बार का था मतलब जो वेक्टर था वो। अभी जो हम यूनिट वेक्टर निकाले दैट वी आर फाइंडिंग फॉर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है आपका, ये वाला वेक्टर है। इसको देखो मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, कैन आई राइट 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप माइनस 2/3 k कैप, बिकॉज यू नो दैट डिनोमिनेटर्स कैन बी स्प्लिटेड। तो हमारा फॉर्मूला बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर दैट मीन्स 2/3 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 1/3 का स्क्वायर। Then we have the coefficient of k square, again it is minus 2/3 square. Let's see देखते हैं क्या आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, this is 4/9 plus 1/9 plus 4/9। You can see that अगर आप न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं तो 9 आ जाता है आपका, ये भी 9/9, तो क्या आ गया, वैल्यू 1। सी हमने बोला कि अपना जो वेक्टर निकाला है वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स करेक्ट कैलकुलेशन किया हुआ है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो व्हाट आई विल डू कि अब इसके बाद हमको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। एक रह गया है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वो जस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में रिकॉर्ड कर देती हूँ, सो दैट वो इजी होगा, नहीं तो एक बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। एंड फिर एक जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देयर विल बी सेपरेट वीडियोस, तो इजीली आप मतलब प्रॉपर्ली कंटेंट वाइज जो है आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो एज आई सेड दैट वन पार्ट वाज पेंडिंग व्हिच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक सब्ट्रैक्शन, जस्ट दैट की डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हम उसको लिखने के लिए सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में सपोज ये ए बार है जिसका वैल्यू से 4 सेंटीमीटर है और ये बी बार है से 2 सेंटीमीटर है, मतलब या मैं इसको सेंटीमीटर ना लिख के लेट मी राइट इट इन टर्म्स ऑफ फोर्स। सपोज कि हम किसी चीज को पुश करने का ट्राई करें, एक आप 4 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, सेकंड पर्सन 2 न्यूटन फोर्स, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब वो अपोज कर रहा है। आप टेबल को पुश करने का ट्राई कर रहे हो और वो अपोज कर रहा है, तो पर उसका फोर्स कम है, तो आपको पता है कि रिजल्ट जो होगा आपके फेवर में आएगा क्योंकि आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। अगर वो ज्यादा फोर्स लगा पाएगा तो रिजल्ट उसके फेवर में आएगा, मतलब टेबल आप ही की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आप उसको क्या ही मूव कर पाओगे उस तरफ, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि सिंपली अगर मैंने इसको सपोज F1 बोल दिया, ये मेरा F1 बार हो गया, ये मेरा F2 बार हो गया, आप बेसिकली ऐड ही कर रहे हैं F1 बार प्लस, बट क्योंकि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए हम यहाँ पर माइनस F2 बार हमने लिख लिया। एंड दोनों का मिला के आप मतलब जो भी होगा रिजल्टेंट आएगा, जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेम नहीं है। ये मैंने आर बार, रिजल्ट उसके फेवर में चला जाएगा, तो वी कैन से दैट कि विच इज F1 बार माइनस F2 बार। ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आप देख सकते हैं एक्चुअल में ये सब्ट्रैक्शन नहीं था, दिस वाज एडिशन ओनली, बट क्योंकि वेक्टर्स वेर इन अपोजिट डायरेक्शन तो हम लोगों ने नेगेटिव साइन ले लिया था। क्लियर है। तो अगर F2 ज्यादा होता तो ये आपका F2 बार माइनस F1 बार हो जाता। तो वैसे ही बहुत सारे जैसे आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, सपोज कि यहाँ पर आपने
ये ए बार कंसिडर कर लिया, लेट अस अज्यूम आपने यहाँ पर ये बी बार कंसिडर कर लिया, तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट विल बी व्हाट योर, दिस विल बी ए बार प्लस बी बार, है ना। अब वही अगर मुझे ए बार माइनस बी बार लेना है, तो ए बार माइनस बी बार मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो मुझे बी का अपोजिट वेक्टर लेना पड़ेगा, तो बी का अपोजिट मतलब ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बी है, तो ये मेरा माइनस बी होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं दोनों अपोजिट जा रहे हैं। तो अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आपका कहाँ जाएगा, ये आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। एंड दिस टाइम इट विल बी ए बार माइनस बी बार। रूल कौन सा यूज किया हमने, पार्लेलोग्राम लॉ। तो पहले हमारे लिए हमारे दो वेक्टर्स ये और ये थे, तो रिजल्टेंट ये आ गया था। सेकेंड टाइम हमारे लिए जो वेक्टर्स हैं वो ए वाला और माइनस बी वाला है, तो हमको रिजल्टेंट ये मिल गया। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट। देन ठीक है, ये चीजें हो गई। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस, तो यहाँ पर ये आपका आ गया, दिस इज वी कैन कॉल इट एज व्हाट, सब्ट्रैक्शन, और ये हो गया आपका एडिशन। तो जनरली क्वेश्चन जो होता है, आई मीन आपको दे दिया जाता है कि लाइक अगर सर्टेन जो है रिजल्टेंट किसी के साथ में, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपका, अगर हम ये फर्स्ट वाला कंसिडर कर ले, रिजल्टेंट इज मेकिंग एन अल्फा एंगल अल्फा विथ ए बार एंड बीटा इज बी बार, तो then I mean which one is bigger, whether a bar is bigger or b bar is bigger। तो ध्यान रखना कि रिजल्टेंट जो होता है हमेशा इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेटर मैग्नीट्यूड। तो अगर a बार बड़ा है, इफ वी आर सेइंग that a bar is greater than b bar, that means resultant should shift towards a bar। तो resultant should shift towards a bar, that means आपका क्या हो जाएगा, अल्फा शुड बी व्हाट, लेसर देन द बीटा। समझा। तो क्योंकि जो आपका ए बार प्लस बी बार है ना, वो ए बार की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये एंगल छोटा हो गया, तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। इस टाइप के भी कुछ सर्टेन क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई मीन वी हैव कवर्ड लाइक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स, how to write the vectors, how to find out the magnitude, how to find the unit vectors। तो ये चीज़ें हमने कर ली हैं। In next video I'll take dot product and cross product, उसके जो rules and regulations हैं, and then numericals, ठीक है। तो that's it for the day because already late हो रहा है, it's 11:30, मतलब अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जस्ट देख लो एंड बाकियों के साथ भी शेयर कर लेना। तो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर। इन केस कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। So that's it for this video. See you all in next class. Bye bye. Take care everyone and good night.